नमस्कार। वैसे तो भारत में विदेशियों का समय समय पर आगमन होता रहा और उन्होंने भारत के अंदर अनेक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी किए और अनेक प्रकार की सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ। परंतु इन विदेशियों में जो यूरोपियन भारत आए, उन यूरोपियन और दूसरे विदेशियों में अंतर ये था कि बाकी के जितने भी विदेशी भारत आए वो सारे के सारे हमारे समाज का अंग बन करके रह गए, परंतु यूरोपियन हमेशा हमारे लिए विदेशी ही बन करके रहे और प्रारंभिक दृष्टिकोण में वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। तो इसी व्यापार के उद्देश्य में भारत आने का, जो यूरोपियनों के भारत आने का जो क्रम था, उसमें सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए 1498 के अंदर। उसके बाद में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, उसके बाद में डच आए 1602 ईस्वी में और उसके बाद में फ्रांसीसी आए 1664 ईस्वी में। इस तरीके से ये इनका क्रम है। और सर्वप्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। कालीकट बंदरगाह पर वो आया और वहाँ पर स्थानीय जो जमोरिन शासक थे उन्होंने उसका स्वागत किया था। तो जब वास्को डी गामा भारत आया और यहाँ आकर के वो भारतीय मसाले जो है वो लेकर के पुनः अपने देश लौटा, तो वहाँ पर उसको 60% मुनाफा मिला इन मसालों के व्यापार में। तो इसके बाद में लगभग सभी यूरोपियन जितने भी थे उनकी दृष्टि भारत की ओर पड़ी और उन्हें लगा कि हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के बहुत ज़्यादा जो है वो व्यापारिक उद्देश्यों को सफल किया जा सकता है। और एक एक करके ये विदेशी जो थे वो भारत में आए एक व्यापारिक कंपनी के रूप में। लेकिन अंत में जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भारत के अंदर अपनी व्यापारिक कंपनी को अच्छे से स्थापित किया। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और वह ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की तरफ से 15 वर्षों के लिए प्रारंभ में व्यापारिक एकाधिकार मिला था। लेकिन बाद में इस कंपनी ने एक व्यापारिक कंपनी न होकर के एक राजनीतिक कंपनी का स्वरूप धारण कर लिया और लगभग 200 वर्षों तक भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन रहा और भारत को एक उपनिवेश की तरह से उपयोग में लिया जाने लगा। ये जो उपनिवेश शब्द है इसका मूल अर्थ अधिराज्य होता है। जब कोई भी मात्र राष्ट्र जो होता है वो किसी ऐसे दूसरे स्वतंत्र राष्ट्र के अंदर उनकी नीतियों को अपने लाभ के अनुसार परिवर्तित कर देता है, तो वो जो अधिराज्य होता है वो उस मात्र राष्ट्र का उपनिवेश कहलाता है। तो भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में रहा, इसीलिए ये उपनिवेश कहलाया। और ये जो प्रवृत्ति होती है उपनिवेश बनाने की एक होड़ 16वीं सदी के अंदर यूरोप में ऐसी होड़ मची थी कि जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश होगा वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होगा। और वहाँ पर एक एक करके सभी राष्ट्रों ने उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रवृत्ति को उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाता है। भारत में जो उपनिवेशवाद है उसको रजनीपाम दत्त ने बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे के अंदर भारत में उपनिवेशवाद के 3 प्रमुख चरण माने हैं, जिसमें प्रथम चरण को वाणिज्यिक चरण कहा गया है, दूसरे चरण को मुक्त व्यापार की नीति कहा गया है और तीसरे चरण को वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई है। प्रथम चरण जो है जिसको वाणिज्यिक चरण कहा गया है वो 1757 से लेकर के 1813 तक का समय उसमें रखा गया है। ये वो समय था जब अंग्रेज़ों ने अपनी नीतियों को भारत की कृषि प्रणाली को बदलने के अंदर उपयोग में लिया और उन्होंने भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण करने का प्रयास किया। इसीलिए इसको वाणिज्यिक चरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा जो चरण है जिसको हम मुक्त व्यापार की नीति के नाम से जानते हैं, पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड जिसको कहा जाता है, और 1813 ईस्वी में ये प्रारंभ होता है जब ब्रिटेन सरकार की तरफ से जो चार्टर अधिनियम पारित किए जा रहे थे और 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उस एक्ट के अंदर उन्होंने
मुक्त व्यापार की नीति का पालन किया था। इस प्रकार से ये जो समय था 1813 से लेकर के 1857 का, जिसके अंदर चूँकि ये जो समय था ये वह समय था जब ब्रिटेन के अंदर पूर्ण औद्योगिकरण हो रहा था और वो भारत को एक बड़े जो है मंडी के रूप में उपयोग में लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया और इस मुक्त व्यापार की नीति के कारण वहाँ तो औद्योगिकरण हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पर अनऔद्योगिकरण हो गया, क्योंकि ब्रिटिश माल की जो प्रतिस्पर्धा थी, यूरोपियंस के द्वारा जो तैयार माल भारत में आता था, उस प्रतिस्पर्धा के अंदर जो भारतीय परंपरागत उद्योग थे वो नष्ट हो गए। इसलिए इसको कहा जाता है कि वहाँ तो औद्योगिकरण हुआ, लेकिन हमारे देश के अंदर अनऔद्योगिकरण हुआ। तृतीय चरण जिसको हम वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो ये जो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का जो समय है ये 1860 से लेकर के 1947 तक का समय इसके अंदर लिया जाता है, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति हो जाने के बाद में जब ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे के सारे अधिकार, जो राजनीतिक शक्तियाँ थी, वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर सम्मिलित कर दी। इसके बाद में कुछ उन्होंने जो पॉलिसियाँ बदली, जिसके अंदर ये तय किया गया कि भारत में अब वित्तीय पूंजीवाद यानी पूंजी के निवेश को बढ़ाया जाएगा। इसके पीछे उनका जो मूल उद्देश्य था वो किसी भी तरीके से भारत की उन्नति करना या विकास के कार्य करना नहीं था। वो ये चाहते थे कि हम इन सेक्टर्स के अंदर जहाँ पर विदेशी पूंजीपति अपना पैसा लगाएंगे, इन सेक्टर्स में हम अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे और जिसके कारण क्या होगा कि ब्रिटिश जो शासन है वो और मजबूत होगा और उनको सुगमता होगी। जैसे रेलवे का निर्माण करना, डाक तार प्रणाली का निर्माण करना, इनके पीछे जो मूल उद्देश्य था वो तो ये था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो वहाँ के उनके सैनिकों के आवागमन को सुलभ बनाना चाहती थी। साथ ही वो जो उनकी दूर संचार प्रणाली है, गुप्तचर प्रणाली है, उसको मजबूत करना चाहती थी। इसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर भी निवेश हुआ और भारत में बड़े बड़े बैंकों की स्थापना भी हुई। तो ये जो समय था, इस समय को हम वित्तीय पूंजीवाद के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो भारत में उपनिवेशवाद है उसको हम 3 चरणों के अंदर उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर जैसा कि मैंने बताया, प्रथम चरण जिसको वाणिज्यिक चरण कहा जाता है 1757 से लेकर के 1813 ईस्वी तक। द्वितीय चरण जिसको मुक्त व्यापार की नीति कहा जाता है 1813 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। और तृतीय चरण जिसको कि वित्तीय पूंजीवाद की संज्ञा दी गई है 1860 से लेकर के 1947 तक। तो ये जो समय था जिस समय में मूल रूप से भारत की आर्थिक नीतियों को बदल दिया गया और अंग्रेज़ों ने उन नीतियों को केवल और केवल अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उपयोग में लिया और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की जो स्थिति थी, कहाँ वो सोने की चिड़िया कहा जाता था और कहाँ भारत व्यापारिक एक सिरमौर बना हुआ था वैदिक काल से लेकर के और सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के अब तक के समय का। लेकिन ये जो समय था वो भारत की इकोनॉमी का डाउनफॉल था और इन अंग्रेजी नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चकनाचूर हो गई और भारत जो है वो अंग्रेज़ों की गिरफ्त में आता गया और अंग्रेज़ों ने एक उपनिवेश के रूप में उसका उपयोग लिया। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसकी आगे और चर्चा करेंगे।